बिहार सरकार के नंबर 2 और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के मुताबिक बिहार के सियासी हाल को जनता तक पहुंचाएंगे। मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश जी। सुशील कुमार मोदी जी, जाहिर है बिहार में अगर एनडीए की राजनीति को समझना हो तो इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि एनडीए की जब भी सरकार बनी बिहार में एक तरह से कह सकते हैं कि परमानेंट उप मुख्यमंत्री रहे। बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। मौजूदा सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के अलावा जो है फाइनेंस मिनिस्टर जितनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, फाइनेंस का पोर्टफोलियो उनके पास। सुशील जी, पहला सवाल जो कि इस सेशन का थीम भी है कि फिर बिहार में क्यों नीतीश सरकार, बिकॉज पिछली बार जब ये नारा दिया गया था उस समय आप लोग आमने सामने लड़ रहे थे। ये बात अलग है कि फिर आरजेडी से नीतीश कुमार ने अपना नाता रिश्ता तोड़ा और फिर आप लोग के साथ सरकार बनाई। जब यह इस बार का ये स्लोगन जो बनता जा रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह आप क्या गिनाना चाहेंगे कि फिर क्यों बिहार के लोग नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार पर भरोसा करें और उसको चुनाव में जिताएं? देखिए, लड़ाई के बीच में युद्ध के दौरान कभी कमांडर बदला नहीं जाता है, और वह भी वो कमांडर जिसकी छवि एक ईमानदार राजनेता की छवि है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और जिस व्यक्ति ने गवर्नेंस की एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी कि उसको बहुत मुश्किल है कि आगे उस लकीर को कोई पार कर पाएगा। और जिस बिहार को कठिन दौर से निकाल कर आज जिस जगह पहुंचाया है, इसमें नीतीश कुमार का अपना जो नेतृत्व है, जो अपनी क्षमता है, ये उसका बहुत बड़ा कारण है। और देखिए, नीतीश कुमार तो इस एनडीए गठबंधन के पहले दिन से नेता रहे हैं। जब हम लोगों का गठबंधन हुआ 96 में, तब से गठबंधन के नेता हैं। तो इसलिए कोई कारण नहीं है कि कोई हम दूसरे नाम पर या दूसरी चीज़ पर विचार करें। और एक क्रेडिबल चेहरा है, एक बिना दाग वाला चेहरा है, एक बेहतर गवर्नेंस देने वाला चेहरा है। और इसलिए बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने फिर ये तय किया है, और हमारे जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी, उन्होंने भी ऐलान किया है कि अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, और सरकार बनेगी और जरूर बनेगी तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। सुशील जी, यही मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्यों ऐसा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का काम नहीं चल सकता। आपने 2015 में कोशिश भी की, अलग अलग लड़े भी, लेकिन आपको सरकार में आने का मौका अपने दम पर नहीं मिला। जबकि आप चूंकि बीजेपी को काफी एक तरह से कह सकते हैं, बिहार में तो आपने बीजेपी को इवॉल्व भी किया है। दूसरे राज्यों में भी देखा गया कि बीजेपी पहले कोalition पार्टनर होती थी, फिर अपने दम पर सत्ता में आई। बिहार में आखिर क्या परिस्थितियां हैं? बीजेपी अपने को इतना मजबूत क्यों नहीं कर पाई कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बना पाए? आप जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगातार इन तमाम सरकारों में रहे हैं, खुद चीफ मिनिस्टर की पोजीशन तक क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? देखिए, बिहार में एक त्रिकोण है, और हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो पढ़ते थे कि त्रिकोण की 3 भुजा होती है, और कोई 2 भुजा मिल जाए तो तीसरी से बड़ी हो जाती है। तो बिहार के राजनीति में एक भुजा है राष्ट्रीय जनता दल, एक भुजा है जनता दल यू नीतीश कुमार, और एक भुजा है बीजेपी। और इस 3 में से कोई 2 अगर मिल जाएं तो तीसरे को पराजित कर सकते हैं। जब बीजेपी और जेडीयू मिल गई तो हमने राजद को पराजित कर दिया, जब राजद और जदयू मिल गया तो उसने बीजेपी को पराजित कर दिया। तो ये एक यथार्थ है और ये एक सच्चाई है। तो इसलिए, और ये एक नेचुरल अलायंस है। देखिए, दोनों का वोट बैंक, दोनों का वोट बेस, दोनों का सामाजिक समीकरण आप देखेंगे तो एक समान है। और फिर नीतीश कुमार का जो काम करने का तौर तरीका है और बीजेपी के जो गवर्नेंस के बारे में जो सोच है, उसमें कहीं कोई टकराव नहीं है, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो जिसको, और लोग भी इसको एक नेचुरल अलायंस के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। और जब नीतीश जी ने आरजेडी से दोस्ती की तो भले ही उनको वोट मिला होगा, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन लोगों ने कहा कि यह अननेचुरल अलायंस है। और मैं ये जानता था कि बहुत दिनों तक ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए, लालू यादव के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई भला आदमी, कोई शरीफ आदमी, कोई ईमानदार आदमी, कोई गवर्नेंस वाला आदमी बहुत दिनों तक साथ नहीं चल सकता है। तो इसलिए
जो बीजेपी जेडीयू उनके वर्कर जब आरजेडी के साथ भी थे तो भी जेडीयू के वर्कर्स को लगता था कि बीजेपी हमारे लिए ज़्यादा नेचुरल है। और जो भी परिस्थितियां बनी उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, परिस्थितियां बनी, वो गठबंधन 1.5 साल में टूट गया और फिर बीजेपी जेडीयू का दोबारा गठबंधन बना है और इस गठबंधन ने डिलीवर करके दिखाया है और हम लोगों ने काम करके दिखलाया है। और देखिए, जब बिहार की तुलना हम किसी अन्य राज्य से करते हैं तो हमको पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि 2005 में बिहार के क्या हालात थे, बिहार की क्या स्थिति थी और उस अंधेरी सुरंग से निकाल कर और 15 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ पर बिहार को पहुँचाया है। तो इसलिए एक नेचुरल अलायंस है, एक नेचुरल लीडर हैं नीतीश कुमार। और केवल तीसरी या चौथी बारी नहीं, 2000 में भी जब भारतीय जनता पार्टी के 67 विधायक थे और जनता दल यू या समता पार्टी जो भी समय थी उनके हमसे काफ़ी कम विधायक थे, तो भी हम लोगों ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए इस मुद्दे पर न तो कोई विवाद है, न कोई टकराहट है और न किसी कोई मतभेद है। सुशील जी, यहीं पर एक सवाल ये है कि आपने खुद बताया कि 2005 तक जो है 1990 से 2005 ये 15 साल जिसमें कि बिहार बदहाल हुआ। लालू को उसके बाद से लोगों ने रिजेक्ट किया। सच्चाई ये है कि पिछले कई महीनों से वो लगातार जेल में हैं, बिहार में वह आ भी नहीं पाते हैं। तब भी लालू क्यों इतने प्रासंगिक बने हुए हैं कि आपको आज भी ये कहना पड़ता है कि बिहार की जो सियासत है उसमें जो एक त्रिकोण है वह त्रिकोण का तीसरा कोण जो है सो आज भी लालू बने हुए हैं? क्यों 15 साल की जो आप लोगों की जो विकास यात्रा है, अगर बीच में थोड़े समय के लिए आरजेडी के साथ नीतीश कुमार की सरकार को छोड़ दें तो वह जो है 15 साल का जो कामकाज क्यों इतना भारी ना पड़ा कि आप जो सो बार बार अब भी लालू के समय के कुशासन को आप बिहार की जनता को याद कराने की कोशिश करते हैं? कहीं डर यह है कि अगर उसको भूल जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि जाति के आधार पर फिर से लालू या उनका कुनबा जो है सो कमबैक कर जाए? देखिए, लालू प्रसाद यादव एक तो गलतफहमी लोगों के मन में उसको आप निकाल दे, खासकर मीडिया के मन में, कि लालू अगर बाहर आ जाएगा तो शेर बन जाएगा। अरे भाई, इसके पहले भी तो लालू बाहर ही थे। 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें हम लोग 3/4 का बहुमत लेकर आए, उसमें लालू यादव जेल के बाहर थे और उनकी पार्टी 22 के आंकड़े पर पहुंच गई थी। तो यानी लालू यादव तो अभी 1.5-2 साल से जेल में पहले आते जाते रहे होंगे। और देखिए, लालू अगर बाहर निकल जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, हमारे लिए लड़ाई ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि लालू को देखते ही लोगों को उनका 15 साल याद आने लगता है और लालू के भीतर रहने से लोग भूल जाते हैं कि 15 साल पहले क्या था। तो अगर राजनीतिक दृष्टि से आप देखें तो लालू का बाहर आना, लालू का कैंपेन करना हमारे लिए लड़ाई को ज़्यादा आसान बना देता। लेकिन ये हमारे हाथ में तो है नहीं, कोई हमारे कारण तो जेल में है नहीं, वो तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, कोर्ट ने सजा दी और जेल के अंदर है। और एक बात स्मरण रखिए कि बिहार के अंदर जो लालू के पास एक वोट है जिसको एम और वाई कहते हैं, यद्यपि वाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर हम लोग के साथ जुड़ चुका है, तो लेकिन एक वोट का बेस है और ये क्यों लालू यादव, इसलिए लालू यादव की ताकत लालू यादव नहीं है, जो उनका जो सामाजिक बेस है वो उनकी ताकत है। लेकिन देखिए, आप अगर देखेंगे कि 2010 और 2000 आप अगर 19 का चुनाव या 20 का भी चुनाव देख लें तो एनडीए और यूपी के वोट में कम से कम 20% का अंतर है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो 1-2% के वोट के अंतर पर सरकारें बन जाती, बिगड़ जाती है। और यहाँ तो 18 से लेकर 23% के वोट का अंतर है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2020 के अंदर 2019 में, उसमें एनडीए और यूपी के वोट में 23% के वोट का अंतर था। और 2010 में जब बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ी, उस समय का अगर आप आंकड़ा देखें तो एलजेपी लालू के साथ थी, आज एलजेपी हमारे साथ है। अगर एलजेपी के वोटों को जोड़ लें तो लगभग 18 से 20% के वोटों का अंतर है। तो यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है, ये इतना बड़ा वोटों का गणित है, एनडीए और यूपी के बीच का इतना बड़ा फासला है कि एक नहीं, अगर 50 लालू यादव भी बाहर आ जाएं तो भी उस फासले को जो है वो दूर नहीं कर पाएंगे, उसको पाट नहीं पाएंगे। और देखिए, लोगों को इसलिए बताना जरूरी है
क्योंकि लालू यादव तो कौन है? सुशील जी, आप जो कह रहे हैं कि यादव के लालू राज का में क्या हुआ, जी, मैं आपसे लोगों को यहीं पर बताएंगे जी। नहीं, मैं यहीं पर आपसे पूछ लेना चाह रहा हूं कि जैसे लालू को अब भी लालू के बारे में बताना आपके लिए अनिवार्य है, आपने कहा, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो लोगों की स्मरण शक्ति कम भी होती है। यहां पर सवाल यह है कि आपने एलजेपी की बात की, जो बिहार की राजनीति में कुछ युवा चेहरे हैं, जैसे कि मान लीजिए आरजेडी की तरफ से तेजस्वी हैं, चिराग आपके एलजेपी से हैं, आप ही के गठबंधन के साथी हैं। तेजस्वी को आप कितना बड़ा चैलेंज देते हुए देखते हैं? आप कह रहे हैं कि लालू अगर जो सो बाहर आए तो हमारे हक में होगा, लालू यानी कि जेल में रहे तो लगता है आपके लिए मुसीबत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लालू के कुकर्म लोगों को याद नहीं आएंगे, और तब शायद तेजस्वी की यूथ अपील आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है क्या? नहीं, देखिए, हमारे लिए कोई परेशानी का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो लालूवाद को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। राजद के लोग तो कहते हैं हमारा सिद्धांत था लालूवाद। तो आप अगर, और आप किस विरासत को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अगर आज खड़े होकर राजद के नेता कह दे कि 15 साल हमने गलती कर दी, हम क्षमा मांगते हैं बिहार की जनता से कि हमने बिहार में नरसंहारों को होने दिया, अपहरण को उद्योग का दर्जा दे दिया, हमारे राज्य में लोगों को लालटेन जलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगर राष्ट्रीय जनता दल अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और कहे कि जो भी कुछ अब 15 साल के अंदर उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन ये तो कहते हैं, और भी उनके स्टेट जो प्रेसिडेंट थे उनका पर का इंटरव्यू चल रहा था, तो वो तो उसको जस्टिफाई करते हैं। तो इसलिए देखिए, जो लालू का जो 15 साल है, वो जो लालू का 15, इसलिए उससे बाहर नहीं निकल सकते। और आज भी उनकी वही संस्कृति है। आज उनकी पार्टी में शहाबुद्दीन वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन क्या शहाबुद्दीन के खिलाफ में एक बयान दे सकता है राष्ट्रीय जनता दल? राजवल्लभ यादव जो एक बलात्कार के मामले में आरोपी, जिसको सजा हो गई, उसके बारे में एक शब्द उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल बोल सकता है क्या? या अरुण यादव जो एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोपी है, फरार 8 महीने से, जिसने एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट को खरीदने का काम किया, उनके काले धन को सफेद करने का काम किया, क्या वैसे लोगों के खिलाफ में कोई बयान भी दे सकते? हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता के अंदर? वैसे नेताओं को वो धिक्कार दें, वैसे नेताओं को नकार दें? तो देखिए, उनका जो पूरा कल्चर है, उनकी जो पूरी संस्कृति है, जो काम करने का तौर तरीका है। और आज अगर रघुवंश बाबू को इस्तीफा देना पड़ा, तो क्यों इस्तीफा देना पड़ा, इसका ये सवाल तो रघुवंश बाबू से ही आप पूछिए। तो इसलिए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल उसी पुरानी संस्कृति, उसी पुराने ढर्रे, उसे वो बाहर नहीं निकल पाया है। वो लालू के साये से बाहर नहीं निकल सकता है। हाँ, अगर वो लालू के साये से बाहर निकल जाए तो एक टक्कर दे सकते हैं, एक लड़ाई हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो उनमें इतनी हिम्मत है कि अपने पिता के साये से बाहर निकल सकेंगे। सुशील जी, आप तो जेपी के आंदोलन से निकले हुए हैं, आप हो गए चाहे नीतीश कुमार हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि नैतिकता की राजनीति भी आप लोगों ने जेपी के अंडर सीखी, फिर जो है सो क्यों है कि पार्टियों में तोड़फोड़ करानी पड़ती है? बिहार में जाहिर है एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, और उसके पहले आपने बिहार में आरजेडी को एक तरह से कह सकते हैं कि विधान परिषद के लेवल पर बिल्कुल तोड़फोड़ ही कर दी, और तेजस्वी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि आप लोग उनकी जो है एमएलसीज को जो है लेके जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनकी पार्टी को। ऐसा क्यों करने की आवश्यकता पड़ी है? अगर मान लीजिए उसी पार्टी के अंदर अगर इतना अपराध, इस तरह की मनोवृत्ति रही है, तो ऐसे लोगों को क्यों जो है अपने साथ शामिल करना या अपने गठबंधन की पार्टी में शामिल करना? नहीं, देखिए, ये तो दल बदल का एक एक्ट बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है, और उसमें 2/3 से ज़्यादा अगर लोग टूट कर किसी दल में अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और एक सामान्य प्रक्रिया राजनीति के अंदर हर स्टेट में, हर राज्य के अंदर होता है। और यही राष्ट्रीय जनता दल था जिसने 92-93 में हमारी पार्टी को तोड़ दिया था। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित 12 विधायकों को तोड़कर लालू यादव ने और अपनी पार्टी में मिला लिया था। और लालू ने किस पार्टी को नहीं तोड़ा? अपने सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टियों को तोड़ दिया। जिस माले ने उसका समर्थन किया उसके विधायकों को तोड़ दिया। तो देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर कोई आना चाहता है, और संविधान में प्रावधान है कि 2/3 से ज़्यादा लोग
अगर टूट कर किसी दल में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और देखिए, अगर 5 विधान पार्षद आए हैं, इसे सरकार के बनने बिगड़ने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय जनता दल पर उनके नेताओं की पकड़ कितनी कमजोर हो गई है। और लोग कोई भी डूबती नाव पर सवार नहीं होना चाहता है। सभी लोगों को मालूम है कि अगली सरकार बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो जो बेचारे विधान पार्षद हैं, उनको भी लगता है कि भाई जिनकी सरकार उनके साथ रहेंगे तो अपने क्षेत्र का भी ज़्यादा काम करा पाएंगे। और फिर जो जिस प्रकार से राजद का नेतृत्व अपनी पार्टी को चला रहा है, तो जो हम लोग को समाचार मिलता है कि भारी असंतोष है, और उस पार्टी में आगे भी अगर कोई बड़ी टूट हो जाए तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। यह आशंका खुद आरजेडी को भी है, और आपके हिसाब से लालू ने जो किया उसी का बदला एक तरह से आप भी जो है सो निकाल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपके एजेंडे पे आता हूं, सरकार के सुशासन के एजेंडे पर, जिसको कि आप लोग पिछले 15 साल से लगातार पिच करते रहे हैं। सुशील जी, आपके पास उप मुख्यमंत्री के साथ साथ, नहीं ठीक है, वो जो है सो उसके लिए आप दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके एजेंडे पर आए, कोर एजेंडे पर, विकास का एजेंडा, सुशासन का एजेंडा, आप उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार में वित्त मंत्रालय भी आप ही के पास है। अभी जब ये कोरोना का संकट हुआ, उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों को आह्वान किया कि आप जो है मौके का फायदा उठाइए, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हमें बना देना चाहिए, और हर जगह सुधार, हर जगह इसके लिए तैयारी की बात हुई। आप मुझे ये बताएं कि बिहार जिसके पास इतना बड़ा टैलेंट पूल है, यही बिहार के लोग पूरे देश और दुनिया में जाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़े बड़े संस्थानों को चलाते हैं, बिहार में ऐसा माहौल आप कब बना पाएंगे कि यहां पर बड़ी कंपनियां, बड़े उद्योग धंधे आकर लग पाएंगे, और जो आप विकास की जो बात करते हैं, लोगों को यहां से बाहर न जाना पड़े बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो, यह प्रॉमिस जो है आप कब तक कर पाएंगे, कि कब तक इस तरह की चीजें एग्जीक्यूट हो पाएंगी? नहीं, मुझे एक बात बताइए ब्रजेश जी, क्या गुजरात ये दावा कर सकता है कि उनके लोग कमाने के लिए इंग्लैंड नहीं जाएंगे? क्या पंजाब ये गारंटी कर सकता है कि उनके लोग अमेरिका, कनाडा नहीं जाएंगे? अरे भाई, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि कोई भी ज़्यादा कमाने के लिए हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी कोने में जा सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता है। इसलिए जो विकसित राज्य हैं, उन राज्यों के लोग भी ज़्यादा कमाने के लिए और अन्य देशों में जाते हैं। पूरा का पूरा केरल के लाखों लोग और गल्फ खाड़ी के देशों के अंदर जाते हैं। तो बिहार में तो बाहर जाकर कमाने का एक कल्चर पिछले 150-200 सालों से रहा। ये कोई आज की नई संस्कृति नहीं है, या ये एक पुरानी संस्कृति है, और लोग जो है बाहर जाकर काम करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो दूसरा सवाल किया आपने कि उद्योगों के बारे में, तो एक बात समझ लीजिए कि बिहार में आबादी का घनत्व दुनिया में सर्वाधिक जिन देशों के अंदर या जिन जगहों पर होगा उसमें से एक है। बिहार के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार 1103 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, और अगर 2021 की जनगणना होगी तो आंकड़ा बढ़कर 1300 हो जाएगा, जबकि देश का औसत 450 के आसपास है। तो देखिए, बिहार के अंदर जमीन जो है कि बहुत बड़ी कमी है। अगर 25 एकड़ जमीन चाहिए तो लैंड होल्डिंग इतनी छोटी है कि आपको 25 किसानों से जमीन लेनी पड़ेगी, तब आपको 25 एकड़ जमीन मिल पाएगी। इस एक बात को ध्यान रखिए आप कि यह अगर जमीन का कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता, आज हम चाहें तो 500,000 एकड़ जमीन नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक सौभाग्य की बात है कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलें, जिनको बेचने का हमने 3-3 बार प्रयास किया, कोई सामने खरीदार नहीं आया, तो उसकी करीब 2200 एकड़ जमीन, 2200 एकड़ जमीन हमको उपलब्ध हो गई है, और अब जमीन का कोई संकट नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन सर्वोदय जो प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई, तो उसमें कहा कि आप भी किसी को बिहार भेजिए, हम 1000 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो कल तक हमारे पास जमीन का घोर संकट था। और ये भी बता दूं कि अगले 5-7 दिनों में नई औद्योगिक नीति हम लाने जा रहे हैं, जिसमें बाहर से आने वाले उद्योगों को और अधिक हम रियायतें देने जा रहे हैं। तो बिहार सरकार ने अपना पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रखा है कि हमारे पास अब जमीन उपलब्ध हो गई है, 2200 एकड़ जमीन है। कोई अगर आकर उद्योग लगाना चाहेगा तो हम उसको जमीन दे पाएंगे। औद्योगिक नीति में भी हम संशोधन कर रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर निवेश करने के लिए आएंगे।
लेकिन ये ध्यान रखिए कि बिहार के अंदर ये एग्रीकल्चर स्टेट है, और जब कंबाइंड बिहार भी था, झारखंड और बिहार, तो जो इन्वेस्टमेंट निश्चित तौर पर आपने बताया भी कि जो है सो घनत्व तो काफी है आबादी का, और ऐसे में अपनी लिमिटेशन है। सुशील जी, एक जो है सो निश्चित तौर पर बिहार की अपनी कंपल्सन है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है, चूंकि चुनाव का वर्ष है, सीट शेयरिंग को लेकर जाहिर है एलजेपी जो है अपना एक फॉर्मूला दे रही है। वह कह रही है कि बीजेपी जेडीयू बराबर पर लड़ें, और फिर उसके बाद से उसकी अपनी जो मांग है। सीट शेयरिंग कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, यहां तक कि नीतीश कुमार को लेकर चिराग कई बार सवाल खड़ा करते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है सीट शेयरिंग के लेवल पर? अगर सीट शेयरिंग ठीक हो जाती है, और आप कह रहे हैं कि लालू के खिलाफ माहौल और लालू का कमबैक तो संभव ही नहीं है, बिकॉज वो तो वैसे भी कन्विक्टेड हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई चैलेंज नहीं है तो फिर सीट शेयरिंग पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर जो अगर आप मार्जिन देखना चाहें तो फिर आप उम्मीद क्या कर रहे हैं इस बार 2020 के चुनाव में, कि 2020 के चुनाव में जो है सो किस ऊंचाई पर पहुंचेगा एनडीए? देखिए, लोकसभा का चुनाव सबसे कठिन दौर था सीट शेयरिंग का, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में हमने बिना किसी विवाद के और सीटों पर समझौता कर लिया, ये तो विधानसभा का चुनाव है। और देखिए, केंद्रीय नेतृत्व इतना सक्षम है बीजेपी का और नीतीश कुमार, ये दोनों का जो पुराना रिश्ता है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। और बाकी तो देखिए, जब भी सीटों पर जब समझौता होता है तो कौन कितना लड़े, इसको लेकर थोड़ा बहुत आपस में होता है कि हम ज़्यादा लड़ें, हर पार्टी चाहती है कि हम ज़्यादा लड़ें, लेकिन ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों दलों के नेता बैठेंगे और सीटों के शेयरिंग के बारे में और सम्मानजनक समझौता कर लेंगे। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और ई एजेंडा बिहार में अपनी बात रखी, सरकार की बात रखी, अपनी पार्टी की बात रखी। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का यह सिलसिला लंबा चलने वाला है, अगले 3-4 महीने तक, और खास चुनाव इसलिए है क्योंकि कोरोना के बीच में ये होंगे। हम आपके पास बार बार आएंगे आपकी पार्टी का स्टैंड जानने के लिए, सरकार का स्टैंड जानने के लिए, आपकी उपलब्धियों की बात करने के लिए। लेकिन फिलहाल इस पहली सीरीज में, जो इन मौजूदा चुनाव के मद्देनजर ई एजेंडा बिहार जो हमारी पहली सीरीज है, उसमें भाग लेने के लिए, उसमें समय निकालकर पार्टिसिपेट करने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपको खूब खूब धन्यवाद।